हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं रमन इफ़ेक्ट। तो रमन इफ़ेक्ट होता क्या है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल है उस पर मैं रेडिएशंस फॉल करवा रही हूँ तो क्या होगा, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो रेडिएशंस हैं, ठीक है, वो इलास्टिक कोलिजन करें जो एटम्स हैं, ठीक है, वहाँ पे सैंपल में एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ हैं काफ़ी कि पहली पॉसिबिलिटी है कि वो इलास्टिक कोलिजन करे इन एटम्स के साथ या फिर मॉलिक्यूल्स इन दिस सैंपल और वो निकल जाएं विदाउट चेंजिंग इट्स एनर्जी। अगर इसकी एनर्जी एच न्यू थी तो इसकी क्या हो जाएगी, एच न्यू ही, सेम एनर्जी रह रही है, ठीक है। अगर मेरे पास ये एटम से टकराई एनर्जी और वो स्कैटर्ड होगी, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द एटम्स इन द सैंपल इज कॉल्ड रमन स्कैटरिंग या फिर रमन इफेक्ट। अब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो लाइट आई है, अगर लाइट आई है मेरे पास, वो जा तो क्या कर सकती है, उसकी एनर्जी ज़्यादा हो सकती है इससे या फिर उसकी एनर्जी इससे कम हो सकती है। इसकी एनर्जी या तो ज़्यादा हो सकती है या फिर कम हो सकती है। अगर एनर्जी क्या है, ज़्यादा है ई से, इसकी एनर्जी हम ई मान लेते हैं, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे वी डैश हो जाएगा तो वी डैश इज़ ग्रेटर देन वी, यहाँ पे वी डबल डैश हो जाएगा तो वी डबल डैश इज़ ग्रेटर देन न्यू। तो अगर तो मेरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, इंसिडेंट रेडिएशंस से, तो वो क्या होगी मेरे पास, एंटी स्टोक्स लाइन। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है किससे, इंसिडेंट से, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, एंटी स्टोक्स, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशंस की, ये वाली फ्रीक्वेंसी है किसकी, स्कैटर्ड की। नेक्स्ट है कि अगर फ्रीक्वेंसी कम है इंसिडेंट से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, स्टोक्स लाइन। अगर इंसिडेंट रेडिएशन से फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, ये वाली क्या है, स्कैटर्ड की फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी है। तो अगर तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो एंटी स्टोक लाइन होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वो क्या होगी, स्टोक लाइन। थर्ड है कि अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी सेम है, ये वाला केस जब क्या हो रही है, इलास्टिक स्कैटरिंग, यहाँ पे क्या हो रही है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग। तो इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होगा, जो मेरे पास इंसिडेंट आई है या फिर जो स्कैटर्ड हुई है, उनकी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो उसको बोलेंगे हम रेले स्कैटरिंग। तो रमन स्कैटरिंग में मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो सेम फ्रीक्वेंसी रहे, या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, या फिर फ्रीक्वेंसी कम है। अब ये वाली फ्रीक्वेंसी सेम क्यों रह रही है, ये वाली ज़्यादा है और ये वाली कम फ्रीक्वेंसी क्यों आ रही है, एक मेरे पास ग्राउंड स्टेट है और एक क्या है, हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है। ये है ग्राउंड स्टेट, ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट। तो जब मैंने रेडिएशंस फॉल करवाई किसी भी सैंपल पे, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स या फिर एटम्स, वो क्या करेंगे, एनर्जी अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। अब एक्साइटेड स्टेट की जो टाइम होता है, ठीक है, उनका लाइफ टाइम होता है, वो बहुत स्मॉल होता है, तो वो ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा दोबारा से, ठीक है। हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जब जंप करेगा, ठीक है, एटम या फिर इलेक्ट्रॉन, तो वो एनर्जी अमिट करेगा, ठीक है। अगर जो ये फॉल करवाई थी उसकी एनर्जी क्या है, एच न्यू है, और जो अमिट हुई है उसकी भी एनर्जी क्या है, एच न्यू है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेले स्कैटरिंग। तो ये हो जाएगी हमारे पास रेले स्कैटरिंग।
जो मेरे पास फॉल करवाई है फ्रीक्वेंसी या फिर जो अमिट हुई हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। ये सेम क्यों रह रही है? क्योंकि जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया था वही स्टेट पे वापस आया है, तभी इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर मेरे पास सपोज कर लिया जो मेरे पास फोटॉन्स आए हैं वो हैं 100 फोटॉन्स, अगर वो 100 फोटॉन्स हैं तो ये वाली पॉसिबिलिटी, इसमें 99% पॉसिबिलिटी है कि वो रेले स्कैटरिंग करेगा। ठीक है, 99% पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो क्या करेंगी, रेले स्कैटरिंग होगी। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से मेरे पास 90 जो फोटॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, रेले स्कैटरिंग करेंगे। तो रेले स्कैटरिंग में जो इंटेंसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, किससे, एंटी स्टोक्स एंड स्टोक्स से, क्योंकि जो 99% फोटॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं एटम के साथ। अब 90 तो मेरे पास रेले स्कैटरिंग कर रहे हैं, अब जो बाकी बच गए, ठीक है, अब 10 बचे हैं, उसमें से जो 7 होंगे वो क्या करेंगे, स्टोक्स करेंगे, स्टोक्स स्कैटरिंग होगी, और जो 3 होंगे वो क्या करेंगे, एंटी स्टोक्स। अब स्टोक्स और एंटी स्टोक्स में क्या होता है, अब यहाँ पे मेरे पास ग्राउंड स्टेट भी क्या होता है, इसमें भी काफ़ी लेवल्स होते हैं, और एक्साइट, ये फर्स्ट है तो ये सेकंड, थर्ड, ऐसे लेवल्स होंगे। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया, ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो जाएगी, ऐसे ही फोर्थ अप टू सो ऑन। अब अगर जब रेडिएशंस फॉल करवाई, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जंप किया किसी भी हायर स्टेट में, जंप किया किसी भी हायर स्टेट में, तो जो एक्साइटेड स्टेट होती है, हायर एनर्जी लेवल होते हैं, वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो वो ग्राउंड स्टेट पे वापस आएगा। तो जब वो ग्राउंड स्टेट पे, अब वो ग्राउंड स्टेट पे नहीं आ रहा है, अब वो किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट पे आ रहा है, ये ऐसे सपोज कर लिया, यहाँ पे जंप किया, या फिर यहाँ पे भी कर सकता है, पर वो ग्राउंड स्टेट पे वापस नहीं आ रहा था। यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या थी, एच न्यू थी, ठीक है, ये डिफरेंस क्या है, एच न्यू है, बट ये वाला डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया। अगर ये डिफरेंस कम हो गया तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी, जो वेव्स की फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या होगी, इससे कम होगी, वो लेस होगी, किससे, इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो स्टोक्स लाइन में, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, स्टोक्स लाइन। तो स्टोक्स लाइन में जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे नहीं आ रहा है, वो किसी हायर, जब किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट पे वापस आए तब मेरे पास क्या आएंगी, स्टोक्स लाइन। और स्टोक्स लाइन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू इंसिडेंट वेव। अब यहाँ पे हमने पहले किया है रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग में हमारे पास 99% होते हैं कि वो रेले स्कैटरिंग करेंगे, ठीक है, वो जिस ग्राउंड स्टेट से गए थे वापस उसी स्टेट पे आएंगे। बट मेरे पास यहाँ पे अगर 10%, 10 से 7 की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 7 की पॉसिबिलिटी है कि वो क्या करेंगे, ऐसी ट्रांजिशंस करेंगे कि ग्राउंड स्टेट से जाएंगे तो इस स्टेट से, बट यहाँ पे वापस नहीं आएंगे, वो किसी हायर स्टेट पे वापस आएंगे। तो स्टोक्स लाइन की जो मेरे पास इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, रेले से कम होगी। रेले की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर होगी स्टोक्स की। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एंटी स्टोक्स। एंटी स्टोक्स लाइन में क्या होगा, ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, ये थर्ड है, ऐसे ही ये फोर्थ है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है कि वो किसी एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है,
ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है तो मैं जब रेडिएशंस फॉल करवाऊंगी तो वो उस एक्साइटेड स्टेट से किसी हायर एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा। सपोज कर लिया यहाँ पे गया, तो जब ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो अनस्टेबल है, हायर स्टेट है, तो जब वो नीचे जंप करेगा किसी भी ग्राउंड, किसी भी लोअर एनर्जी लेवल में, तो सपोज कर लिया वो यहाँ पे नहीं आके यहाँ कहीं आ गया, ठीक है, इससे लोअर लेवल पे, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके पास अगर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उसकी एनर्जी कम होगी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ होता तो उसकी एनर्जी कम होती, इस पे होता इससे ज़्यादा होती, इस पे है तो इससे तो ज़्यादा ही है। अब हमने और रेडिएशंस फॉल कराई, वो किसी हायर स्टेट में गया, जब हायर स्टेट से यहाँ पे ना आके किसी नीचे लेवल पे आएगा तो इससे ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशंस अमिट होंगी, या फिर जो रेडिएशंस अमिट होंगी उसकी फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन से ज़्यादा होगी। इस लाइन को हम बोलते हैं एंटी स्टोक्स लाइन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हायर एक्साइटेड स्टेट में नॉर्मली नहीं रहते, वो क्या रहते हैं, ग्राउंड स्टेट में रहना पसंद करते हैं। बट हमारे पास 7 में से 3 ही पॉसिबिलिटीज़ होती है कि इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट में हो, फिर हम रेडिएशन फॉल कराएं, फिर हमारे पास जो एमिशन होगी वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की होगी एज़ कम्पेयर टू इंसिडेंट रेडिएशंस के, तो हमारे पास जो इंटेंसिटी होगी एंटी स्टोक्स की वो सबसे कम होगी एज़ कम्पेयर टू स्टोक्स रेले, ठीक है, क्योंकि 100 में से 99% तो हमारे पास रेले हो रही है, और जो बाकी मेरे पास 10 है उसमें से 7 क्या है, स्टोक्स की पॉसिबिलिटी, और 3 की क्या है, एंटी स्टोक्स की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी रेले की होती है, फिर होती है स्टोक्स लाइन की, और फिर होती है एंटी स्टोक्स लाइन की। तो हमारे पास रेले की सबसे ज़्यादा, फिर स्टोक्स की, फिर एंटी स्टोक्स की। ये दिसंबर में आया भी था कि इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा है, ठीक है, इन तीनों में से पूछा था। अब करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास हमने किया था रोटेशनल स्पेक्ट्रा एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, तो इसमें भी हमारे पास रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रा होगा और रमन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होगा। अब होगा रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं जब वो रोटेट करेंगे अपनी एक्सिस के अराउंड, तो उसकी वजह से आएगा मेरे पास रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रा। इसकी हमने एनर्जी की थी, एनर्जी क्या होती है, h²/2i j+1, या फिर इसको हमने इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर लिखा था, तो वेव नंबर की टर्म्स में क्या था, j+1, तो और v की वैल्यू क्या थी, h²/2i, ठीक है, और साथ में HC आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आएंगे, J की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और अप टू सो ऑन। अब रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए कौन सी ट्रांजिशन है जो ये स्पेक्ट्रा बनाएंगी, क्योंकि अगर ट्रांजिशन नहीं होगी तो एमिशन नहीं होगी, एमिशन की वजह से तो हमारे पास रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा बन रहा है। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल है वो क्या है कि अगर डेल्टा J की वैल्यू 0 या फिर +-2 है, 0 या फिर +-2 है, तो मेरे पास जो ट्रांजिशंस आएंगी वो क्या आएंगी, अलाउड आएंगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी की ही वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा, वेव नंबर जब J की वैल्यू 2 है माइनस जब J की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ से आ जाएगा J की वैल्यू 2 पुट करनी है, माइनस 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, तो B2, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 3, ये आ जाएगा 6B। तो जब 0 से 2 तक जाएंगे तो मेरे पास वेव नंबर में डिफरेंस कितना आएगा, 6B का।
अब यहाँ पे अगर मैं j को j+2 से रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास जनरलाइज फॉर्मूला आ जाएगा। j को j+2 से रिप्लेस किया तो b j+2 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस j ही रहेगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा j², ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 5j+6 माइनस b j² प्लस j। तो b कॉमन आ जाएगा, j² प्लस 5j+6 माइनस j², यहाँ पे आ जाएगा माइनस j। तो j² से j² कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4j, ये माइनस हो जाएंगे 4j+6। तो मेरे पास डेल्टा v, डेल्टा ये क्या है वेव नंबर है, वेव नंबर में डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी b 4j+6, ये आ गई b 4j+6 और j की वैल्यू 0 1 2 अप टू सो ऑन हो सकती है। यहाँ से अगर हम देखें जो मेरे पास रेले होगा, रेले स्कैटरिंग, एक 3 टाइप्स की स्कैटरिंग आई है, एक रेले आई है, एक रमन स्कैटरिंग है और एक मेरे पास एक रेले आई है, एक स्टोक्स लाइन आई है और एक एंटी स्टोक्स आई है। तो जो रेले है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसको हम बोल सकते हैं फंडामेंटल बैंड। ये क्या है रेले स्कैटरिंग और इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल बैंड और उसकी फ्रिक्वेंसी होगी कुछ, उसकी फ्रिक्वेंसी को हम देते हैं b0 ठीक है, ये वेव नंबर है। अब रेले की स्कैटरिंग, जो रेले स्कैटरिंग की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी और जो बाकी स्टोक्स और एंटी स्टोक्स आएंगी उसकी इंटेंसिटी रेले से कम होगी। तो ऐसी लाइंस आ जाएंगी। ये क्या है मेरे पास स्टोक्स लाइंस हैं, ये क्या है मेरे पास एंटी स्टोक्स। अब इनमें डिफरेंस कितना कितना है, यहाँ पे अगर मैं j की वैल्यू 0 पुट करूँ, अगर j की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा j की वैल्यू 0, j की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, ऐसे ही इधर आ जाएगा। तो j की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 0, 6 भी आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं j की वैल्यू 1 रखती हूँ तो आ जाएगा 10, अगर 3 रखती हूँ तो क्या आ जाएगा 4 × 2, पहले 2 रखनी है तो 8 + 6 क्या आ जाएगा 14। यहाँ पे प्लस प्लस, क्योंकि जो हमारे पास रेले स्कैटरिंग होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है सबसे ज़्यादा, जो इंसिडेंट है उसकी सेम ही है, ठीक है, क्योंकि इलास्टिक स्कैटरिंग हो रही थी, जो फ्रीक्वेंसी हमारी रेले के लिए सेम रहेगी। अब जो एंटी स्टोक्स लाइंस हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है रेले से ज़्यादा होगी, इंसिडेंट रेडिएशन से ज़्यादा होगी। तो ये है फंडामेंटल, इसमें प्लस ऐड हो जाएगा। स्टोक्स लाइन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, V0 माइनस 10B, V0 बार माइनस यहाँ पे आ जाएगा 14B। तो ऐसे ही चलता जाएगा। यहाँ पे जो डेल्टा 0 to +2 तक, यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन रूल होता है कि डेल्टा J की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर ±2। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन कौन सी पॉसिबल है, जब J की वैल्यू 0 होगी या फिर +2 होगी, ठीक है। या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं +2 के लिए मेरे पास एंटी स्टोक्स आएंगी और -2 के लिए हमारे पास क्या आएंगी स्टोक्स लाइन। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं कि एंटी स्टोक्स की वेव नंबर क्या होगा या फिर स्टोक्स का वेव नंबर क्या होगा। एक क्वेश्चन आया था नेट के पेपर में, उन्होंने पूछा था कि जो क्लोजेस्ट स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन में डिफरेंस पता करना था, ठीक है। क्लोजेस्ट लाइन
एक स्टोक्स लाइन है और एक क्या है, एंटी स्टोक्स लाइन है। उन दोनों में कितना डिफरेंस है वेव नंबर में? तो मेरे पास सबसे क्लोजेस्ट कौन है स्टोक्स लाइन में, ये है, और इसमें सबसे क्लोजेस्ट कौन सी है, ये वाली है, क्योंकि ये एक दूसरे के सबसे क्लोजेस्ट सिर्फ ये 2 लाइंस है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? अगर हम देखें डिफरेंस, ये हो जाएगा V0 बार प्लस 6B माइनस V0 बार प्लस 6B, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 12B आ जाएगा। ठीक है, तो क्लोजेस्ट स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन में डिफरेंस क्या आ जाएगा, 12B। तो अगर आपको ये टेबल याद होता तो वहाँ पे बहुत इजी था ये निकालना। तो आपको सिर्फ ये वाली वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, तो ये आया कहाँ से था, यहाँ से। अब हम करते हैं, हमने किया है रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, अब हम करते हैं वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। अब आ जाएगा हमारे पास वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए एनर्जी क्या थी, न्यू प्लस हाफ एच कट ओमेगा थी। ये क्या थी, जब हमारे पास स्मॉल ऑसिलेशंस थी। ठीक है, स्मॉल ऑसिलेशन मीन्स सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा था। बट यहाँ पे अगर ऑसिलेशंस लार्ज हो जाएं, ऑसिलेशंस का जो एम्पलीट्यूड है वो लार्ज हो जाए, तो हमारे पास क्या होगा, एन हार्मोनिक वाली टर्म ऐड हो जाएगी। तो इसको अगर वेव नंबर की टर्म्स में लिखें तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा ई माइनस, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा ई एक्स ई। ओमेगा ई क्या है हमारा, वाइब्रेशनल कांस्टेंट है, और ये क्या है हमारा, या फिर इसको बोल सकते हैं हार्मोनिक कांस्टेंट। ये क्या है, एन हार्मोनिक कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन एनी 2 ट्रांजिशंस, एनी 2 एनर्जी लेवल्स। ठीक है, जैसे न्यू की वैल्यू 0 है, न्यू की वैल्यू 1 है, ऐसे ही न्यू की वैल्यू 2 है। तो इसमें अगर इन दोनों में वेव नंबर का डिफरेंस देखना है तो एक बार 0 पुट करेंगे और एक बार 1 पुट करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे कौन सी ट्रांजिशंस हैं जो रमन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा ओबे करेंगी? ठीक है, कौन सी ही ट्रांजिशन है जो वो अलाउड होंगी रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा के लिए? इसमें जो सिलेक्शन रूल है वो क्या है, इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 होनी चाहिए, डेल्टा न्यू की वैल्यू प्लस माइनस 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने किया है, एक आता है फंडामेंटल बैंड, एक होगा फंडामेंटल बैंड। फंडामेंटल बैंड के लिए ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 to न्यू 1 तक होगी। अब नेक्स्ट, अगर न्यू 0 to मेरे पास न्यू 2 तक जा रही है, ठीक है, ये अलाउड ट्रांजिशन नहीं है, तो इसके लिए इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। इस ट्रांजिशन को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन। जो 0 to 3 जाएगी वो सेकंड ओवरटोन होगी। ठीक है, ये वाली जो मेरे पास आएंगी ये वाली अलाउड नहीं है, ये वाली अलाउड है, तभी तो इसकी जो फंडामेंटल बैंड की फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा होगी इन ओवरटोन से। अब इसके लिए हमारे पास वेव नंबर क्या है, ये हम लास्ट वीडियो में भी निकाल चुके हैं। वेव नंबर में डिफरेंस आ जाएगा ओमेगा ई 1 माइनस 2XE, और फर्स्ट ओवरटोन के लिए न्यू 0 to न्यू 1 2 तक, तो इसके लिए वेव नंबर में डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा ई 1 माइनस 3XE। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो रमन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा में सिलेक्शन रूल क्या है, डेल्टा न्यू की वैल्यू प्लस माइनस 1 होनी चाहिए, तो इसके करॉस्पॉन्डिंग फर्स्ट फंडामेंटल बैंड आ जाएगा, फिर फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, यहाँ पे जब मेरे पास डेल्टा न्यू की वैल्यू
या तो प्लस होगी तो मेरे पास क्या आएंगी, एंटी स्टोक्स लाइंस। जब डेल्टा न्यू की वैल्यू -1 होगी तो मेरे पास क्या आएंगी, स्टोक्स लाइन। और जब डेल्टा न्यू की वैल्यू 0 होगी तब मेरे पास क्या आएंगी, रेले लाइंस। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जब 0 होगी तो रेले लाइंस होगी, जब +1 होगी तो एंटी स्टोक्स लाइन, जब -1 होगी तो स्टोक्स लाइन। अब यहाँ पे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं, या फिर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं, या फिर रमन स्पेक्ट्रा शो करते हैं, जिसका भी हमारे पास क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट होगा, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा। वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, रमन स्पेक्ट्रा या फिर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो करेंगे। इसमें क्या है, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट किसका होगा, परमानेंट डाइपोल होगा हमारे पास, हमने किया है, एक होमोजीनियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस में दोनों सेम होते हैं, जैसे N2 H2। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मेरे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो कोइंसाइड करते हैं, तो इनका जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो 0 होता है। बट जैसे मेरे पास हिट्रोजीनियस मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं तो वो क्या बनाएंगे, डाइपोल। ठीक है, अगर डाइपोल बनाएंगे तो उसका क्या होगा, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। तो हिट्रोजीनियस मॉलिक्यूल्स का परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है और होमोजीनियस मॉलिक्यूल्स का परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा या फिर रमन स्पेक्ट्रा ऐसे मॉलिक्यूल शो करेंगे जिसका क्या है, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा। अब इसके ही कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है मेरे पास, द फार इंफ्रारेड रोटेशनल ऑब्जॉर्प्शन spectra of a diatomic molecule shows equivalent lines with spacing 20 centimeter। अब क्या है, स्पेसिंग गिवन है 20 सेंटीमीटर, स्पेसिंग मीन्स डेल्टा ई गिवन है। अब उन्होंने दिया है रोटेशनल स्पेक्ट्रा है, अगर रोटेशनल स्पेक्ट्रा है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, h²/2i j+1 लिख सकती हूँ। इसको वेव नंबर की टर्म्स में लिखूँ तो क्या लिख सकती हूँ, j+1। तो यहाँ से अगर मैं एनर्जी लेवल में डिफरेंस देखूँ, यहाँ पे हो जाएगा j की वैल्यू 0, j की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 3। 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा 2b, और 3 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 6b। ऐसे ही अगर 3 पुट करेंगे, 3 + 1 ये क्या आ जाएगा 12। तो ऐसे अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस देखूं, इन दोनों लेवल्स में अगर मैं डिफरेंस देखूं, यहाँ पे आ जाएगा 2b, यहाँ पे आ जाएगा 4b, यहाँ पे आ जाएगा 6b। ठीक है, तो उन्होंने कहा है फर्स्ट 2 lines shows equivalent lines with spacing 20 सेंटीमीटर। ठीक है, पर सेंटीमीटर। अब क्या है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो कर रहे हैं और जो स्पेसिंग है वो सेम है। यहाँ पे तो स्पेसिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बट उन्होंने क्या कहा है, इक्विवेलेंट स्पेसिंग है, तो हमारे पास सब में क्या है, 2b ही रहेगी। अगर सब में 2b स्पेसिंग रह रही है तो मेरे पास स्पेसिंग को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2b। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करनी है, द पोजीशन ऑफ फर्स्ट स्टोक्स लाइन इन द रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ दिस मॉलिक्यूल। हमें फाइंड करनी है पोजीशन ऑफ फर्स्ट स्टोक्स लाइन। अब हमने स्पेक्ट्रा किया था, ये वाली थी रेले लाइन, यहाँ पे थी हमारे पास स्टोक्स और यहाँ पे क्या थी, एंटी स्टोक्स। तो ये किस पोजीशन पे था, ये था हमारे पास -6b, फिर V0 यहाँ पे हो जाएगा 10b।
तो अगर मैं दोनों में डिफरेंस देखूँ तो कितना आ रहा है CB। तो फर्स्ट स्टोक्स लाइन किस पोजीशन पे है 6B पे। अगर ये 6B पे है तो पोजीशन क्या हो जाएगी मेरे पास फर्स्ट स्टोक्स लाइन की 6B और B की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 10, तो ये हो जाएगा 10 पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे आपको ये वाला जो स्पेक्ट्रम है वो याद होना चाहिए। अब करते हैं नेक्स्ट, द सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट स्टोक्स एंड corresponding एंटी स्टोक्स लाइन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम इन द टर्म्स ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट इज। रोटेशनल कांस्टेंट क्या है B है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि ये स्टोक्स लाइन है, उन्होंने कहा है फर्स्ट स्टोक्स एंड करस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है, फर्स्ट ही एंटी स्टोक्स में हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये हमारी फर्स्ट है, यहाँ से ये वाली फर्स्ट हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 6B, तो ये भी 6B है, तो टोटल डिफरेंस कितना है 12B का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 12B। ठीक है, तो ऐसे सिर्फ कितने एनर्जी में कितना डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। थैंक यू।